नमस्कार। ट्वेल्थ के अर्थशास्त्र के छात्रों का स्वागत है। चैप्टर आगम की धारणाएं आगे बात करते हैं। इससे पहले हमने बात की थी कि कब ऋणात्मक औसत आगम प्राप्ति इकाई कीमत क्या होती है, औसत आगम और के मांग वक्र क्यों होने चाहिए। आज बात करते हैं कि होता क्या है। तो विभिन्न बाज़ारों में आगम वक्र क्या होते हैं ये समझते हैं। तो कुछ परिस्थितियां हैं, देखिए उसमें कुछ को इसको समझने की इस तरह से इस एक उदाहरण है, एक तालिका है, उसके द्वारा हम इसको समझते हैं। जैसे कि बिक्री मात्रा ये दी हुई है, बिक्री मात्रा AR यानी कि एवरेज रेवेन्यू प्रति इकाई कीमत का एवरेज दिया हुआ है और कुल आगम दिया हुआ है, टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है जो हमें प्राप्त हो रहा है किससे, बिक्री की मात्रा से और AR से निकाल के, यानी कि टोटल हमें प्राप्त हो रहा है प्राइस और उसकी क्वांटिटी जितनी संख्या हमने बेची है उसके द्वारा हमें प्राप्त होगा कुल आगम। सीमांत आगम मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, MR यानी कि MR का हर अगली इकाई में को बेचने से जो फ़र्क पड़ रहा है टोटल रेवेन्यू में, उससे हमें MR प्राप्त हो जाती है। तो जैसे पहली एक इकाई के बेचने पर उसका रेट है 20 रुपये, तो टोटल आगम हमें प्राप्त होगा 20 रुपये। फिर सीमांत आगम क्या होगा, क्योंकि 20 पहली इकाई है, 0 और बड़ा कोई अभी बड़ी नहीं है, इसका मतलब यहाँ भी सीमांत आगम भी 20 ही होगा। अब अतिरिक्त इकाई दूसरी इकाई बढ़ी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसका रेट है 20 रुपये प्रति इकाई का, तो इसका मतलब कुल आगम हो गया 40 रुपये। 40 में से पिछले वाली जो टोटल रेवेन्यू था 20 रुपये, यानी कि एक अतिरिक्त इकाई पर बढ़ने पर जो टोटल रेवेन्यू में फ़र्क आया वो आया 20 रुपये का। 40 माइनस 20 यानी कि 40 रुपये जो इस टोटल आगम है, और जो इससे पहले का टोटल आगम था अगर वो घटा दें तो हमारे पास इस इकाई से होने वाला सीमांत आगम प्राप्त हो जाएगा, तो वो भी 20 ही प्राप्त होगा। इसी तरह तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी हम जैसे जैसे यूनिट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उसका टोटल आगम बढ़ेगा। 3 की स्थिति में 60 रुपये वो टोटल आगम हो जाएगा, और 60 में से टोटल रेवेन्यू में से पिछला कुल टोटल रेवेन्यू घटाएंगे, यानी कि 40 रुपये घटाएंगे तो 30 रुपये आएगा। इस तरह से देखिए इसमें एक चीज़ सेम आ रही है कि टोटल जो एवरेज AR है, यानी कि प्रति इकाई कीमत जो एवरेज रेवेन्यू है निकल के आ रही है, वो सीमांत आगम के बिल्कुल बराबर है। यानी कि जैसे जैसे इकाइयाँ बढ़ रही हैं वैसे वैसे सीमांत आगम और प्रति इकाई की जो लागत है वो एक समान है। तो उपयुक्त तालिका में पूर्ण प्रतियोगिता, यहाँ क्या होगा, पूर्ण प्रतियोगिता होगी। पूर्ण प्रतियोगिता से मतलब है कुछ जो पूरा जो फर्म कुछ वस्तु बना रही है उसका पूरा उद्योग ने एक निश्चित मूल्य निश्चित कर रखा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, बहुत सी फर्में होंगी लेकिन उस वस्तु का मूल्य निश्चित होगा। पूर्ण प्रतियोगिता में स्थिति में क्या होगा कि सारी जो भी उस वस्तु की बनाने वाली कंपनियां हैं उसका एक निश्चित मूल्य तय कर दिया गया होगा। उस मूल्य से वो ज़्यादा बिक नहीं सकती, उस मूल्य से वो ज़्यादा नहीं बिक सकती। ऐसी स्थिति को हम कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता। तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में ये होगा, क्या होगा, सीमांत और एवरेज रेवेन्यू बराबर होंगे। उपयुक्त तालिका में पूर्ण प्रतियोगिता में कुल आगम, टोटल रेवेन्यू, औसत आगम, एवरेज रेवेन्यू तथा सीमांत आगम MR की स्थितियां स्पष्ट करती है। पूर्ण प्रतियोगिता में प्रति इकाई कीमत अर्थात औसत आगम AR स्थिर रहने के कारण TR एक निश्चित गति से आगे बढ़ता है, क्योंकि यहाँ प्रति इकाई निश्चित है, कोई उसमें ऊंचा रेटों में कुछ फ़र्क नहीं आ रहा है, क्योंकि ये निश्चित इकाई है, क्योंकि जो उस उद्योग ने निश्चित कर दिया उस वस्तु की इकाई का मूल्य, तो निश्चित तौर पर उससे ज़्यादा वो ले नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में AR बिल्कुल सीधा स्थिर रहेगा और TR में निश्चित गति से बढ़ते रहे, जैसे जैसे यूनिट बढ़ती रहेंगी वैसे वैसे उसका आगम बढ़ता रहेगा, टोटल आगम। इसी कारण सीमांत आगम MR भी स्थिर ही रहेगा, क्योंकि वो भी उसमें भी परिवर्तन ज़्यादा नहीं हो रहा, क्योंकि इकाई में परिवर्तन नहीं हो रहा तो इकाई के मूल्य में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इसका सीधा सीधा असर सीमांत आगम पर भी पड़ेगा, उसमें भी कोई फ़र्क
नहीं होगा। बट इसी कारण MR भी स्थिर रहता है और ये औसत यानी कि एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है। इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम AR तथा सीमांत आगम दोनों बराबर होते हैं। अब इसको हम एक वक्र के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। इन परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगिता मतलब है जहां उद्योग ने अपनी वस्तु की कीमत निश्चित कर रखी है, यानी कि वो जो फर्म है उसकी मर्जी पर आधारित नहीं है कि वो उस वस्तु की कीमत निर्धारित करे, बल्कि उद्योग द्वारा ऐसी कीमत निर्धारित की जाती है और उसी कीमत पर उस फर्म को उस वस्तु को बेचना होता है। पूर्ण तो देखिए बाई और ओ, ये है बाई और ओ और एक्स एक है। अब देखिए इस पर ये जो पी और AR, इसको हम कहेंगे, ये वाली जो रेखा होगी वो कहलाएगी, कौन सा वक्र कहलाएगी? औसत और टी यानी कि सीमांत AR बराबर MR, यानी AR और MR एक से होंगे, इसलिए ये एक समानांतर रेखा होगी किसके? उत्पादन के OX के। इसी तरह तो देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम रेखा अर्थात कीमत रेखा AR के नीचे का क्षेत्रफल कुल आगम को दर्शाता है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होगा? TR यानी कीमत इंटू बिक्री की मात्रा बराबर होगी। TR का मतलब होगा टोटल रेवेन्यू, यानी कीमत और बिक्री की जितनी वस्तुएं बिक्री गई हैं, जितनी यूनिट बेची गई हैं उसका और प्राइस का अगर हम गुणा कर देंगे टोटल रेवेन्यू हमें प्राप्त हो गया। पूर्ण प्रतियोगिता में प्रति इकाई AR स्थिर रहती है, क्योंकि AR स्थिर रहेगी, क्योंकि मूल्य निश्चित किया हुआ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसी कारण पूर्ण प्रतियोगिता में AR बराबर MR होती है और वो कैसी पड़ी हुई? एक बिल्कुल समानांतर QX के समानांतर एक रेखा पड़ी हुई होगी, ये वाली P। अब ऐसी स्थिति हम देखेंगे क्या होगा। अगर मान लीजिए OP यानी कि रेवेन्यू वोट P होता है अगर, तो Q और Q उत्पादन होता है OQ, तो ऐसी स्थिति में K पॉइंट पर क्या होगा? ये बिंदु प्राइज और मात्राओं का बीच में संबंध होगा, तो ये जो टोटल क्षेत्र एरिया है ये कहलाएगा टोटल रेवेन्यू यानी TR। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? पूर्ण प्रतियोगिता में TR और MR यानी कि AR और MR बराबर होंगे, यानी कि वो एक पड़ी हुई रेखा के समानांतर रेखा होंगे QR के। देख अतः उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर सीमांत आगमों का जोड़ कुल आगम TR को प्रदर्शित करेगा, उपयुक्त चित्रों में कीमत रेखा अर्थात आगम वक्र के साथ जब फर्म प्रति इकाई कीमत OP तथा OQ इकाई उत्पादित करती है या बेचती है, तब POQ इकाइयों से प्राप्त होने वाला आगम OP इंटू OQ अर्थात P के OQ क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसका सीधा सा मतलब ये है, हम ये जो ग्राफ में इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का बनेगा, यानी कि ये P जो पड़ी रेखा है, जो AR जो रेखा है वो MR के समानांतर होगी, यानी कि इसके QX जो रेखा है हमारी उसके समानांतर होगी। इस तरह से हम पूर्ण प्रतियोगिता में इसको निरूपित कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी परिस्थिति। एक परिस्थिति और आती है, हो सकती है बाजार में, वो क्या है? एकाधिकार में आगम। अब एकाधिकार क्या चीज़ होती है? यानी कि एकाधिकार की अवस्था में औसत आगम वक्र तथा सीमांत आगम वक्र बाएं से नीचे की ओर गिरते हुए होते हैं। इससे अभिप्राय यह है कि यदि एकाधिकार वस्तु की अधिक मात्रा का विक्रय करना चाहे फर्म, तो उसे अपनी कीमत कम करनी पड़ेगी। इसके विपरीत यदि एकाधिकारी वस्तु की अधिक कीमत लेना चाहे तो कम मात्रा का विक्रय कर सकेगा, अर्थात कीमत को कम करके अपनी बिक्री को बढ़ा सकती है वो फर्म। तो सीधा एकाधिकार का मतलब है वो वस्तु सिर्फ एक ही फर्म बनाती है, उसको कहते हैं हम एकाधिकार। अगर कोई वस्तु ऐसी है जो सिर्फ एक ही वस्तु उस वस्तु का निर्माण सिर्फ एक ही कंपनी करती है, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं एकाधिकार। ठीक है, ये इसको कहते हैं एकाधिकार।
मोनोपोली, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मोनोपोली। तो मोनोपोली की स्थिति में क्या होगा, एकाधिकार की अवस्था में औसत आगम वक्र जो होगा और सीमांत आगम वक्र जो होगा बाएं से दाएं की ओर, यानी कि इस तरह से बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर इस तरह से नीचे गिरते हुए हो रहे हैं। जैसे ये गिरते हुए हो रहे हैं, ये दोनों एम आर भी गिर रही है और ए आर भी गिर रही है। इसको हम अभी तालिका से समझेंगे। इसके अभी इसका क्या अभिप्राय है, यदि एकाधिकार वस्तु की अधिक मात्रा, यानी जो एकाधिकारी वस्तु है जिस पर एक ही फर्म का अधिकार है, जो एक ही फर्म वस्तु उत्पादन करती है, अगर वो उसकी बिक्री बढ़ाना चाहे तो उसे कीमत कम करनी ही पड़ेगी, निश्चित तौर पर कीमत कम करनी पड़ेगी। इसके विपरीत यदि एकाधिकार वस्तु की अधिक कीमत लेना चाहे तो वो क्या करेगी, तो उसे कम मात्रा का बिक्री, तब उसकी अगर वो कीमत अधिक लेना चाहे, मोनोपोली में क्या होगा, अगर वो कीमत अधिक, क्योंकि हमारी वस्तु हम ही इस वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर वो कम विक्रय करना चाहेगा तो उसमें कम विक्रय जो होंगी वो कम मात्रा में होगा। अर्थात एकाधिकार की वस्तु की मांग तथा कीमत में ऋणात्मक संबंध होता है, यानी कि मांग तब बढ़ेगी जब कीमत घटेगी, और जब कीमत बढ़ेगी तो मांग घट जाएगी। एकाधिकारी के अंतर फर्म वस्तु की कीमत कम करके अपनी बिक्री बढ़ा सकती है, जिसके कारण प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से प्राप्त आगम अर्थात सीमांत आगम घटता जाता है। किंतु यहाँ यह बात स्मरण करने योग्य है कि सीमांत आगम में कमी की दर औसत में कमी की दर से अधिक होगी। क्या होगा, सीमांत आगम की जो दर हो, कमी हो रही होगी, वो औसत आगम में की कमी से ज़्यादा अधिक होगी, यानी कि तेज़ी से घट रही होगी। अतिरिक्त इकाई को कम कीमत पर बेचने के कारण औसत आगम वक्र या सीमांत आगम बाएं से नीचे की ओर गिर रहे होंगे। सीमांत आगम वक्र की कमी दर अधिक होने के कारण एम आर, देखिए एम आर ज़्यादा घट रहा है, नीचे से तेज़ी से घट रहा है, और ए आर जो है वो इतनी तेज़ी से, क्योंकि उसका गैप यहाँ से दूर है। देखिए ये गैप जो वो दूर रखता है, तो यही कह रहा है कि ए आर का वक्र वो तुलना से अधिक तेज़ी से गिरेगा। सीमांत आगम वक्र की कमी ये तक अधिक होने के कारण एम आर ए आर वक्र की तुलना में अधिक तेज़ी से गिरकर ए आर वक्र में से नीचे हो जाता है, यानी कि ए आर से नीचे हो, एम आर जो होगी वो ए आर के नीचे आ जाएगी, ये नीचे आ गई, देखिए इस तरह से ये नीचे आ जाएगी। एम आर कहाँ गई, ए आर से नीचे आ गई। इसको एक तालिका से समझने की कोशिश करते हैं, आराम से समझ सकते हैं। चित्र में एकाधिकार फर्म के ए आर तो एम आर प्रदर्शित किए गए हैं। जैसा कि चित्र में स्पष्ट है कि ए आर एम आर दोनों रेखाएं गिरती हुई हैं तथा एम आर ए आर वक्र की अपेक्षा अधिक तेज़ी से गिर रहा है। उत्पादन की मात्रा वृद्धि के साथ साथ ए आर और एम आर वक्रों की दूरी बढ़ती जाएगी, यानी कि जो दूरी यहाँ से देखिए पहले कम बढ़ रही थी, अब फिर नीचे आते आते काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, बीच काफ़ी ज़्यादा हो गई। तो ये इस तालिका से स्पष्ट करते हैं। देखिए इकाइयों की संख्या एक थी, कुल आगम यानी कि 20 रुपये, एक इकाई के 20 रुपये थे, 20 रुपये, कुल आगम 20 रुपये हो रहा है। इसका मतलब औसत आगम वस्तु की कीमत इंटू प्राइस, तो इस 20 रुपये हो गई। अब सीमांत आगम कितनी आ गई, 20 ही रुपये आ गई यहाँ पर। अब दूसरी स्थिति में क्या हुआ, कुल आगम 38 रुपये प्राप्त। निश्चित तौर पर क्या होगा, जब रेट उसके बढ़ जाएंगे तो इकाइयों की संख्या जब 2 होगी तो निश्चित तौर पर उसका अब क्या हुआ कुल आगम कितना प्राप्त हुआ है, 2, अगर 2 बेच रहा है, 2 इकाइयाँ बेच रहा है तो 38 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि उसे 19 रुपये, 20 रुपये से घटाकर वैल्यू कितनी करनी पड़ी, यानी मूल्य 19 रुपये करना पड़ा, तभी तो उसकी दूसरी यूनिट बढ़ी। तो ऐसी स्थिति में उसे 38 रुपये कुल आगम प्राप्त हुआ। अब क्या हुआ, सीमांत आगम में देखिए कितना फर्क है, दूसरी इकाई से प्राप्त हुआ था कुल 38, पहली इकाई से प्राप्त हुआ था 20 रुपये, इसका मतलब 18 रुपये का फ़र्क आ गया। ये 18 रुपये का फ़र्क सीमांत आगम कहलाएगा। इसी तरह तीसरी की स्थिति है, तीसरी स्थिति में क्या हो जाता है, कुल आगम 54 रुपये, यानी कि उसका इसका मतलब औसत आगम क्या होगा, 54 में अगर 3 का भाग दिया, यानी कि उसे अपनी वस्तु का प्राइस 18 करना पड़ा और 3 वस्तुएँ बिक गई उसकी, तो 54 रुपये कुल आगम प्राप्त हो गया। अब सीमांत आगम क्या होगा, 54 में से यानी तीसरी यूनिट पर कितना फ़र्क आया, 54 में से 38 घटाए, पिछला रिवेन्यू कितना था हमारा 38 और अब है रिवेन्यू 54, तो एक यूनिट से फ़र्क कितना आया, 54 माइनस 38 यानी कि 16 रुपये। तो यहाँ भी देखिए सीमांत आगम लगातार घट रहा है। तो इस ऐसी स्थिति में चौथे पाँचवीं स्थिति में जब 10वीं की स्थिति आएगी, 10वीं की स्थिति में क्या होगा, कुल आगम 110 रुपये होगा, इसका मतलब वो आगम मिल रहा है 11 रुपये का, औसत आगम 11 रुपये, और सीमांत आगम कितना रहेगा, इससे पहले जो इकाइयों पर कुल आगम प्राप्त हुआ था 108, अब प्राप्त हो रहा है 110, यानी कि सीमांत आगम
₹2 प्राप्त हो रहा है। 11वीं वस्तु की स्थिति में क्या होगा, कुल आगम 110 ही मिलेगा और कुल इकाइयाँ बिकेंगी, औसत आगम हो जाएगा ऐसी स्थिति में 10, क्योंकि 11 डिवाइड बाई 110, यानी 110 को हम डिवाइड करेंगे 11 से तो हमारा औसत आगम निकल के आएगा 10। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, देखिए 110वीं इकाई पर भी कुल आगम 110 था, 11वीं इकाई में भी 110 ही रह गया, यानी कि सीमांत आगम यहाँ 0 हो गया, नील हो गया। अब अगर और अतिरिक्त इकाइयों की अगर हम बिक्री करना चाहें तो क्या होगा, 12वीं इकाई पर क्या हो जाएगा, कुल आगम घट जाएगा, 108 रुपये रह जाएगा, 110 से 108 रुपये रह गया। औसत आगम क्या निकल के आया, 108 में 12 वस्तुएं हमने बेची हैं, 108 रुपये में प्राप्त हुए, तो इसका मतलब 9 रुपये औसत आगम प्राप्त हो गया। सीमांत आगम क्या हो गया, माइनस में आ गया, क्योंकि इससे पहले हमारा 110 रुपये था कुल आगम, अब हो गया 108 रुपये। तो ऐसी स्थिति में हमें 2 रुपये का नुकसान हो गया, यहाँ नुकसान हो गया। तो सीमांत आगम एक निश्चित स्थिति पर आकर, एक निश्चित बिंदु पर आकर माइनस हो जाए, 0 हो जाएगा और उसके बाद फिर वो माइनस की स्थिति में आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति होती है एकाधिकार में आगम वक्र की। अब बात करते हैं एक और, एकाधिकार प्रतियोगिता आगम वक्र। एकाधिकार प्रतियोगिता यानी कि एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार में प्रतियोगी फर्में समरूप वस्तुएं उत्पादित न करके निकट स्थापन वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। ऐसी बाजार दशा में एक फर्म कीमत घटाकर दूसरी फर्म के ग्राहक छीन सकती है, और इसी प्रकार एक फर्म द्वारा कीमत बढ़ाए जाने पर उसके अनेक ग्राहक दूसरी फर्म की ओर चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में AR तथा MR रेखा बाईं से दाईं ओर नीचे गिरती होंगी, लेकिन तथा साथ ही AR और MR रेखाएं एकाधिकार फर्म की तुलना में चपटी, यानी कि जो एकाधिकार फर्म की तुलना में ज़्यादा नीचे की तरफ गिर रही थी, बल्कि वो ऊपर की तरफ चपटी की होंगी, फ्लैटर होंगी, ज़्यादा नीचे गिरती हुई ना होंगी, बल्कि ये फ्लैट की स्थिति में होंगी। तो ये स्थिति आ जाएगी तब। तो इसी तरह के इस स्थिति को हमें 5% देखिए, क्या एकाधिकार प्रतियोगिता की स्थिति क्या है, यानी कि वहाँ पर एक फर्म है, उसका एकाधिकार है, लेकिन दूसरी फर्म में उसी से थोड़ी ऐसी वस्तुएं, मतलब उसी से मिलती जुलती वस्तुएं तैयार कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, अगर वो एकाधिकारी की स्थिति में वो फर्म वस्तुओं के रेट बढ़ाएगी तो निश्चित तौर पर क्या होगा, कुछ ग्राहक उससे टूटकर उसके स्थापन, जैसे स्थापन का मतलब है सब्स्टिट्यूट, यानी कि अगर जैसे चाय की जगह कॉफ़ी का इस्तेमाल करने लगे या कॉफ़ी की जगह चाय का इस्तेमाल करने लगे, ऐसी स्थिति को कहते हैं एकाधिकार प्रतियोगिता की स्थिति। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा, ये हो MR और AR नीचे घटती की स्थिति में होंगे, लेकिन थोड़ा फ्लैटर की स्थिति में होंगे, यानी चपटी स्थिति में होंगे, ऊपर की तरफ होंगे। तो इसका एक मूल बिंदु से कुल आगम TR वक्र किसी बिंदु को जोड़ने वाली रेखा का ढाल औसत आगम अर्थात कीमत की सूचित करता है। उत्पादन के किसी स्तर पर कुल आगम TR वक्र का ढाल सीमांत आगम यानी MR को सूचित करता है। सीधा है। तो एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार की दशा में क्या होगा, प्रतियोगी फर्में जो होंगी वो समरूप वस्तुएं उत्पादन ना करके निकट स्थापन, यानी कि उस वस्तु की क्लोज सब्स्टिट्यूट वस्तु, जैसे अभी तक कॉफ़ी का इस्तेमाल मान ले कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रही है, वो कॉफ़ी का एक ही फर्म बनाती है और चाय कई फर्म बनाती हैं, तो वो क्या करा, अगर ज़्यादा कॉफ़ी वाला ज़्यादा रेट बढ़ा देगा कॉफ़ी का अपने का, तो क्या होगा, व्यक्ति चाय खरीदने को प्रेफर करना है, क्योंकि जब उसकी एक सीमा से बाहर हो जाएगा तो वो निश्चित तौर पर उसमें ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, वो चाय को खरीदना चाहेगा। तो वही स्थिति होती है एकाधिकार प्रतियोगिता। तो एकाधिकार प्रतियोगिता में अब देखिए, यहाँ एकाधिकार है, एकाधिकार प्रतियोगिता में दोनों बाजारों का तथा MR का क्या संबंध है। देखिए, एकाधिकार एवं एकाधिकार प्रतियोगिता दोनों बाजारों में AR बड़ा होगा MR से, तथा AR और MR दोनों रेखाएं नीचे की तरफ गिरती होंगी, किंतु MR के गिरने की गति AR की तुलना में अधिक तेज होगी। इस प्रकार उत्पादन की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के बेचने पर MR में निरंतर अधिक तेजी से कमी होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसको हम जानते हैं कि MR अतिरिक्त आगम है जो तब प्राप्त होता है जब उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई को बेच लिया जाता है। इसलिए यदि बेची गई प्रत्येक इकाई के आगम को जोड़ा जाए तो ये कुल आगम टोटल R के बराबर होता है। अतः MR वक्र के नीचे का क्षेत्रफल TR को व्यक्त करता है, यानी कि ये TR जो वक्र है, MR के नीचे का जो या मान लीजिए OT वस्तु का आउटपुट हुआ, यूनिट्स हुई, और इसको हमने बेचा
बाई की स्थिति पर, यानी कि तो ऐसी स्थिति में ये जो बना बाई पी टी ओ, ये जो बना ये टोटल रेवेन्यू हो गया। क्या होगा, एकाधिकार एवं एकाधिकार प्रतियोगिता दोनों बाजारों में AR जो होगा वो बड़ा होगा, यानी कि AR देखिए ऊपर है, AR ऊपर है, एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होगा, MR तेज़ी से घटता हुआ होगा, तेज़ी से घट रहा है, देखिए तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको कहेंगे, ऐसी स्थिति को कहेंगे एकाधिकार एवं एकाधिकार प्रतियोगिता दोनों बाजारों में। स्थिति क्या होगी, ये चपटी तो जरूर होगी एकाधिकार से, लेकिन थोड़ा फ्लैट टाइप में होगी, यानी कि ऊपर की तरफ होगी। धन्यवाद, नमस्कार।